अंडर द सर्कुलेशन को हम। अच्छा, इसमें पहले पिछले लेक्चर के अंदर जो एक बात मैंने आपसे कही थी कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई थी, वो थी हमारा कंप्लायंस का जो पल्स प्रेशर के साथ रिलेशन था। ठीक है, उसमें एक कंफ्यूजन थी हमारे पास। मैंने आपको रोप की एग्जांपल दी थी। जहां तक एग्जांपल का ये ताल्लुक था ना कि जितनी उसमें रोप टाइट होती है उतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ पल्स प्रेशर होती है। ठीक है, तो यानी कि हम कहते हैं कि कंप्लायंस कम होती है, आर्टरियोल्स की कंप्लायंस कम होती है, इस वजह से जो पल्स प्रेशर ट्रेवल कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है वो ये थी, उसके लिए आप रोप की एग्जांपल को ना देखें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बस सिंपली बात इतनी सी है कि जब ज्यादा कंप्लायंस होती है तो ज्यादा पल्स प्रेशर होता है। रीजन बिहाइंड दैट देखिएगा, ज्यादा कंप्लायंस का क्या मतलब है कि वो ज्यादा इलास्टिक है, जो भी ब्लड वेसल है वो ज्यादा आराम से उसको बंद हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर एक ब्लड वेसल है जो ज्यादा आराम से खुलेगी हमारे पास, तो उसके अंदर डेफिनेट सी बात है कि सिस्टोल के दौरान प्रेशर बहुत इंक्रीज और डिक्रीज कर सकेगा। तो जो पल्स प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्लायंस। ये हमारे पास कौन सी पेज है आपको? हाँ जी, पेज नंबर 182 के ऊपर मैंने बात की। ठीक है, डैम्पिंग की बात यहाँ पे हमने डैम्पिंग का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला बताया हुआ है कि डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ही ज्यादा डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग का क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता उस पल्स का खत्म हो जाना। तो अगर रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो की ज्यादा होगी तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी, वेव हमारे पास जो पल्स हमारी प्रोड्यूस होती है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से वेरी सिमिलरली डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस। अगर किसी ब्लड वेसल की कंप्लायंस ज्यादा है, यानी कि वो बहुत चौड़ी तो नहीं, मतलब लूज है, आराम से खुल सकती है। कंप्लायंस का कांसेप्ट है ना, आई होप सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर तो ब्लड वेसल की कंप्लायंस ज्यादा है, वो लूज है, वो आराम से डायलेट और आराम से कंस्ट्रिक्ट हो सकती है, तो डैम्पिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो कंप्लायंस की पहले एक कंफ्यूजन आई थी रिलेशन में, अब बस आपने दो बातें सिंपल से में रख लेनी है। पहली बात ये है कि कंप्लायंस अगर कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ पल्स प्रेशर ज्यादा होगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात है हमारे पास, अगर कंप्लायंस ज्यादा होगी तो डैम्पिंग ज्यादा होगी। बस इन दो बातों में से भी ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है निस्बत है, जो पहले वाली बात है वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये चीज आप में रख लें कि कंप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग। ठीक है, तो ये एक चीज थी पिछले लेक्चर के हवाले से। इसके अलावा पिछले लेक्चर में कोई किसी को कंफ्यूजन है या ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसी में कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, ठीक है, सबको ठीक है? अच्छा, 2 सेकंड में माइक की सेटिंग कर दूं, मेरे ख्याल कोई इशू आ रहा था उसमें। हाँ जी, अब प्लीज माइक ऑन करके कुछ भी बोल दें। क्लियर है सर, क्लियर सर है, क्लियर है सर। नहीं, मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने माइक बता दी है क्योंकि मुझे माइक लगा के आप लोगों की आवाज नहीं आ रही सर आवाज है। जी सर, माइक लगा के आवाज आती नहीं, आई थिंक। मैंने माइक बता दिया, शायद थोड़ा सा आपको क्वालिटी ऑफ साउंड का इशू है उसकी वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों माइक के साथ आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। माइक के चलिए मैं साथ उसको आवाज देख आ लेता रही हूँ। है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पिछले टॉपिक में किसी को जो पिछला लेक्चर था हमारा? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो बताते हैं हम वेन्स के लिए एक प्रेशर को एज अ स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं। ठीक है, किस जगह को हम कहेंगे कि ये हमारी बॉडी का जो सेंट्रल वेनस प्रेशर अगर कोई आपको कहता है तो वो कौन सी जगह होगी? तो देखिएगा जी, ये हमारे पास आ जाता है हार्ट। हार्ट से निकलती है हमारे पास आर्टरीज और वो फिर डिवाइड हो जाती हैं। पूरे हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वगैरह बन रहे होते हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनने के बाद बहुत सारी वेन्स जमा होती हैं और अल्टीमेटली वो हार्ट में। वेन हार्ट के किस चैम्बर में जा रही होती है? तो वेन हार्ट के राइट, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। वेन हार्ट के राइट एट्रियम में जा रही होती है। ऐसे ही है जी,
सारी वेन्स जो है वो मिलकर ड्रेन हो रही होती है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जो हमारी जो राइट एट्रियम का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर। समझ में आ गई? अगर आपको बॉडी का बताया जाता है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर ये है तो इसका मतलब है कि राइट एट्रियल प्रेशर बता रहे हैं वो आपको। और ये कितना होता है? ये राइट एट्रियल का प्रेशर दिस इज इक्वल्स टू 0 mmHg। ठीक हो गई बात? अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है आमतौर पे, तो ये थोड़ी सी उलझन होती है स्टूडेंट्स को। गाइड में जगह जगह लिखा हुआ होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 0 mmHg, या फलाने जगह का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेयर यानी कि 0 mmHg। मिसाल के तौर पर जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी बात करते हैं एल्वेलाई के अंदर प्रेशर कितना है जी, तो एल्वेलाई के अंदर जब एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर होता है तो हम कहते हैं एल्वेलाई का प्रेशर है 0 mmHg। अब हैरत की बात है, हालांकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 atm या एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहते हैं 760 mmHg। इस 0 mmHg क्यों बार बार कह रहे होते हैं? अब बेसिकली ये हम रिलेटिव प्रेशर ले रहे होते हैं। रिलेटिव प्रेशर का क्या मतलब है कि 0 mmHg का मतलब है वही प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का था, कोई चेंज नहीं है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे राइट एट्रियम का प्रेशर है 1 mmHg, तो 1 mmHg का मतलब है कि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 mmHg ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि एल्वेलाई के अंदर प्रेशर होता है -1 mmHg, तो -1 mmHg का मतलब है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से 1 mmHg कम है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जितने प्रेशर हम डिस्कस कर रहे होते हैं इस दर हकीकत हम एटमॉस्फेयर के साथ कंपैरिजन पे डिस्कस कर रहे होते हैं। वैसे तो अगर इस तरह आप सोचने लगे तो मेरे ज़हन में एक बात आती है कि यार एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है 760 mmHg, ठीक है, और हम कहते हैं कैपिलरीज में प्रेशर है 17 mmHg। इधर जो एओर्टा होता है इसके अंदर प्रेशर होता है 120 और 80 mmHg। देखा जाए तो एटमॉस्फेयर से बहुत थोड़ा प्रेशर है। अगर हकीकत में एटमॉस्फेयर से इतना थोड़ा प्रेशर हुआ, अगर ये एक्चुअल प्रेशर हुआ, तो फिर तो भाई हल्का सा भी कट लग गया तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है नंबर कम, या हवा अंदर घुस जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो अगर कभी भी हल्का सा बॉडी को कट लग गया तो बाहर ज्यादा प्रेशर है, अंदर थोड़ा प्रेशर है, तो सारी हवा जो बॉडी के अंदर घुस जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 17 mmHg का मतलब है एटमॉस्फेयर से 17 mmHg ज्यादा होना, एटमॉस्फेयर से 120 mmHg ज्यादा होना। तो राइट एट्रियम प्रेशर कितना होता है? 0 mmHg। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली उतना जितना एटमॉस्फेयर का है। ये मैंने एक कॉन्सेप्चुअल बात आपको बताई है कि आपको गाइड में कहीं आपको बताई भी होगी कि ये 0 का मतलब 760 होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बात मैंने आपको बताई है। आपको जब भी कभी एमसीक्यू में आएगा आपने ये लिखना है 0 mmHg। कोई एमसीक्यू में पूछते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना है, सेंट्रल वीनस प्रेशर आपका 0 mmHg, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में? नो सर। नो सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है ये इंक्रीज किस तरह से करेगा? क्या क्या चीजें हैं जो कि इसको इंक्रीज कर सकती हैं? जाहिर सी बात है जब इसके अंदर ज्यादा ब्लड आएगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ज्यादा ब्लड आएगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब जो ज्यादा ब्लड का आना है इसकी कई वजूहात हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहली वजह देखते हैं। एक बंदे के अंदर नॉर्मली ब्लड होता है अराउंड 5 लीटर्स, ठीक है। किसी बंदे ने ट्रांसफ्यूजन करवाई है उसके अंदर ब्लड है 6 लीटर्स, या कोई और रीजन है वो पानी उसने बहुत ज्यादा पी लिया उसके अंदर ब्लड है 6 लीटर्स। तो अब अगर ब्लड का वॉल्यूम ओवरऑल सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम ही ज्यादा हो गया तो सारी बात है हर पार्ट में ब्लड इतना ज्यादा होगा, तो राइट एट्रियम में भी ब्लड ज्यादा होगा। हम कहेंगे सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा हो गया है। किस वजह से? ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा होता है। एक तो बात ये समझ में आ गई, ठीक। दूसरी बात है वेन्स का। मैं आपको पहले लेक्चर में, पहले तो दूसरे चैप्टर 14 का लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन किया था कि वेन्स जो हैं उनका ल्यूमेन बहुत ज्यादा होता है। वेन्स ब्लड रिजर्वॉयर होती है, वेन्स अपने अंदर ब्लड को स्टोर कर रही होती है, ऐसे ही है। तो अगर ये वेन्स कंस्ट्रिक्ट कर गई
तो बहुत सा ब्लड जो इन्होंने अपने अंदर स्टोर किया हुआ था वो ये आगे भेज देंगी, तो राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, या हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो पहली रीजन तो ये हो गई। दूसरी रीजन सेंट्रल वीनस प्रेशर के बढ़ने की ये है कि वेन्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से ब्लड रिजर्वोयर खत्म हो जाएगा और ज्यादा ब्लड इंक्रीज, ओवरऑल सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्यों, किस तरह से इंक्रीज करेगा? हकीकत में है 5 लीटर ही, लेकिन देखो ना, मिसाल दे रहा हूं मैं। पहले बॉडी का नॉर्मल था 5 लीटर, इनमें से 2.5 लीटर तो सिर्फ वेन्स के अंदर फंसा रहता था ना, बाकी 2.5 लीटर जो पूरी बॉडी में जा रहा था। अब वेन्स कंस्ट्रिक्ट कर गई है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं मैं, सिर्फ आधा लीटर वेन्स में फंसा रहेगा, बाकी 4.5 लीटर जो है 4.5 लीटर जो है वो सर्कुलेट करेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्कुलेशन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर, ओवरऑल टोटल ब्लड फ्लो कितना ही है, लेकिन चूंकि वेन्स कंस्ट्रिक्ट कर गई है इसलिए आर्टरीज में, हार्ट में, कैपिलरीज वगैरह में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो वेन्स की वेसोकंस्ट्रिक्शन से सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज करता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, अब मुझे बताइएगा, मैंने बताया था आपको किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? आर्टेरियोल्स। ठीक है, अगर आर्टेरियोल्स वेसोडाइलेट करें तो ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? इंक्रीज करता है सर। इंक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर बॉडी की ओवरऑल आर्टेरियोल्स डायलेट करना शुरू कर देगी तो पूरी बॉडी कहेगी भाई मुझे ज्यादा ब्लड चाहिए। एज एन हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जब हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा ब्लड वेन्स में आएगा और ज्यादा ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, क्योंकि हार्ट पंपिंग ज्यादा कर रहा है। तो तीसरा कॉज हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज करता है जब हमारे पास आर्टेरियोल्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो दर हकीकत आप देख सकते हैं वेन्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, आर्टेरियोल्स की, लेकिन सॉरी वेसो डायलेशन होती है। वेसो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, यहाँ पे हाँ, जब आर्टेरियोल्स की वेसो डायलेशन होती है उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं और सेंट्रल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वेन्स की और आर्टेरियोल्स की दोनों की जो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन है इनका रिलेशन सिमिलर नहीं होता, ऑपोजिट है। इधर जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़े होते हैं ना, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो कह रहे होते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आर्टेरियोल्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाई है, वेन्स की वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाई है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की वेसो कंस्ट्रिक्शन के वहां पे इफेक्ट फर्क आ रहे होते हैं। वेन्स से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है और आर्टेरियोल से हम डायरेक्टली आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते हैं, ब्लड फ्लो डिक्रीज ही कर रहा होता है। ठीक है, वेन्स और आर्टेरियोल इनकी वेसो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन के इफेक्ट्स हमेशा फर्क होते हैं। कभी भी एमसीक्यू आए तो उसको अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है आपने के पास जेन में देख लिया कि वेसो डायलेशन लिखी है बस वेसो डायलेशन से तो यही होता है, नहीं। वेसो डायलेशन ऑफ वेन्स कुछ और करती है, वेसो डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स कुछ और करती है। दोनों की प्रॉपर्टीज आपके ज़हन में अलग अलग होनी चाहिए है। आर्टेरियोल्स हमेशा ब्लड फ्लो को चेंज करेंगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा। आर्टेरियोल्स हमेशा आर्टेरियल प्रेशर को चेंज कर रही होती है, अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है तो आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, और उसके अलावा बस यही मेन चीजें जो कि आर्टेरियोल्स रेगुलेट कर रही होती हैं। इस चीज में इन 3 पॉइंट्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, फिर नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर बता दिया। अच्छा, फिर नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसी तरह डिक्रीज भी। हमने इंक्रीज करने की ये चीज पर आपको बता दी। अच्छा, एक और रीजन भी हम डिस्कस करते हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीजन है। अभी तक तो मैंने इस स्टैनो सर्कुलेशन शो की हुई है, आपको पता है लंग्स में ब्लड जाना होता है तो एक और सर्कुलेशन भी होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड जाता है हमारे पास लंग्स में, ठीक है, और लंग से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और वो आगे फिर पंप करता है आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पंप कर देता है एओर्टा में और आगे बल्कि मैं एओर्टा को यही से राइज करता था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास एओर्टा ओरिजिनेट हो गया, ठीक होगी बात। तो अगर हम एक दफा फ्लो को देख लियो किस तरह से होता है, ये बॉडी से आया ब्लड यहाँ पे, यहाँ से आ गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से चला गया लंग्स में, लंग से आ गया हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे एओर्टा में चला गया ब्लड। ठीक है, अब अगर हार्ट का फेलियर हो जाए
खास तौर पे ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका फेलियर हो जाए या लेफ्ट एट्रियम का फेलियर हो जाए, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर हो तो क्या होगा? ब्लड सही से आगे एओर्टा में जा नहीं सकेगा। जब ब्लड सही से एओर्टा में जा नहीं सकेगा तो एज अ रिजल्ट लंग से सही से ब्लड ड्रेन नहीं हो सकेगा। ठीक है, अब लंग्स के अंदर जब लंग से ब्लड ड्रेन नहीं हो सकेगा तो लंग्स के अंदर ब्लड इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इन वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सारी बात है, आगे जा ही नहीं पा रहा तो ब्लड इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और ब्लड इतना इंक्रीज कर देगा कि फिर इस साइड ऑफ द पोर्शन, राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये बेचारा इसके अंदर प्रेशर और ब्लड बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट इस तरह से कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के फेलियर की वजह से आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया और अब वो लंग्स के अंदर ब्लड भेज नहीं पा रहे, इसलिए उनके अपने अंदर ब्लड बहुत वेन से ब्लड आता जा रहा है लेकिन आगे भेज नहीं पा रहे, तो नेचुरल सी बात है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर के बढ़ने की एक और रीजन जो कि पैथोलॉजिकल रीजन है, यानी डिजीज स्टेट की है, एब्नॉर्मल रीजन है, वो क्या है हमारे पास? फोर्थ रीजन हमारे पास आ गई, कार्डियक फेलियर। ये कार्डियक फेलियर वाली चीज समझ में आ गई? जी सर आ जी गई। सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज ये में रखनी है आपने कि जो राइट एट्रियल प्रेशर होता है या सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है, इसका प्रेशर सारी वेन से कम होना चाहिए। जाहिर बात है, अगर इसका प्रेशर वेन से कम होगा तो ही वेन इसके अंदर ड्रेन कर सकेंगी ना। अगर इसका प्रेशर वेन से इंक्रीज कर गया तो फिर ब्लड तो वापस वेन्स में आ जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमेशा होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर। ये तो बात सबको पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर एओर्टा में होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आर्टरियोल्स में, उससे कम कैपिलरीज में, उससे कम वेन्स में, उससे कम वेना केवा में, उससे कम, और सबसे कम हमारे पास आ गया राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में प्रेशर सबसे कम होता है। ठीक, अब अगर राइट एट्रियम में प्रेशर 0 की बजाय इंक्रीज करके 20 हो गया तो एज अ रिजल्ट वेन्स के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है। ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, मैं जरा बड़ी डायग्राम या ऑब्वियस डायग्राम को कर देता हूं आपको। ये आ गया हार्ट हमारे पास, ये समझ लें इंफीरियर वेना क्या हुआ है, ये सुपीरियर वेना क्या हुआ है जो आपके पास राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रही है। ये ब्लड के फ्लो को भी शो कर देती है। ठीक है, अब राइट एट्रियम इधर हमने कहा नॉर्मली ब्लड होता है, प्रेशर होता है 0 mmHg। जब यहाँ पे 0 mmHg होता है तो वेना क्या में मिसाल के तौर पे ब्लड होगा 2 mmHg, प्रेशर 2 mmHg होगा तो भी ब्लड यहाँ पे फ्लो करता जाएगा। इधर भी मिसाल के तौर पे 2 mmHg। ठीक होगी बात? ये तो बात समझ में आ गई। अब अगर राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज करके 0 की बजाय 20 mmHg होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ब्लड वेन से यहाँ पे नहीं जा सकेगा। इंफीरियर वेना क्या है, सुपीरियर वेना क्या है, ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। जब जमा होना शुरू होगा तो ये 2 mmHg की बजाय बढ़ते बढ़ते 5 mmHg हो जाएगा, फिर 10 mmHg हो जाएगा, फिर 20 mmHg, अल्टीमेटली 20 से ज्यादा हो जाएगा, फिर जाकर ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा। तो ये भी एक दिन आएगा 22 mmHg हो जाएगा और ये भी 22 mmHg हो जाएगा। तो आपने देखा कि राइट एट्रियम प्रेशर की बढ़ने की वजह से वेन्स का प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। तो यही डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेरिफेरल वेन्स का प्रेशर इंक्रीज करता है अगर राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज कर जाए। और राइट एट्रियम के प्रेशर इंक्रीज करने की वेरियस रीजंस हम पढ़ चुके हैं, ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना, वेन्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना, आर्टरियोल्स को डायलेट कर देना या हार्ट का फेल कर जाना। ये 4 रीजन हैं राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज करने की, और राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होने से वेन्स का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। क्या ये कांसेप्ट क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज हम देखते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अंदर मसल्स हैं मुख्तलिफ। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि जो वेन है ना, इन बेचारियों के लिए ब्लड फ्लो बड़ा मुश्किल होता है। ये आप देख रहे हैं प्रेशर डिफरेंसेस से ब्लड फ्लो हो रहा है, किसी मसल के कंस्ट्रिक्ट कर जाने से ब्लड फ्लो हो रहा है, ये बड़े धक्के से इनका ब्लड फ्लो हो रहा होता है। और इसी इनके अंदर वैल्व्स भी होते हैं। वेन से तो ये वैल्व्स क्यों होते हैं? ये वैल्व है कि जी अगर थोड़ा सा ब्लड ऊपर चला गया तो कम से कम वापस ना आए।
तो बड़े धक्के से इनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है, जबकि आर्टरीज में तो जाहिर बात है हार्ट में जान लगाई हुई है, वही प्रेशर कंटिन्यू हो रहा होता है, तो आर्टरीज के अंदर तो बड़े आराम से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो ये जो आपके पास वेन्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है, छोटी मोटी चीजें जो है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है इनके अंदर। क्यों? उसकी वेरियस रीजंस हैं। अच्छा जी, अब ये जी एक बंदा ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक ग्राफ सा बंदा ड्रॉ करने लगे हैं, ज्यादा ही मोटी टांग हो गई है। ठीक हो गया जी, काफी बुरी डायग्राम बन गई है बहरहाल। अच्छा जी, यहाँ पे इस बंदे का हार्ट था जी, और हार्ट से वेन्स ये तो बल्कि यहाँ से आर्टरी निकलेंगी, ये टांगों के वेन्स, मार्कर भी सारे टांगों से इसकी वेन्स निकल रही हैं, और टांगों से निकल के जा रही हैं, यहाँ पे बाजुओं से भी निकल के, ये स्पीड वाला क्या हुआ, यहाँ से भी कुछ किडनी से, ये मुख्तलिफ जगह से वेन्स जो है वो आ रही है। ठीक होगी बात। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो एब्डोमेन के मसल्स हैं, जब ये एब्डोमेन के मसल्स, अब बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये वेन्स दब जाती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, या इन वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। तो एब्डोमेन के मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक इसी तरह से जो ग्रेविटी है वो भी विनस प्रेशर को इफेक्ट कर रही है, वैसे तो आर्टियल प्रेशर को भी कर रही है, लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है तो क्या मतलब, ग्रेविटी तो सारे ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो पाँव के अंदर वेन्स में प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, ये रीजन है ग्रेविटी की। ग्रेविटी भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगी ना। अच्छा, जो सर की वेन्स हैं उनके अंदर प्रेशर पाँव के ऊपर सबसे कम होगा। ठीक है, तो हमने देखा जो एब्डोमेन के मसल्स हैं उनका भी एक इफेक्ट आ गया। उसके अलावा हमने देखा जो ग्रेविटी है वो भी वेन्स के प्रेशर को इफेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा हमने देखा जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है, या आप कह सकते हैं राइट एट्रियल प्रेशर है, क्या था, इस एट्रियल का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो भी वेन्स का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये भी चीज हमारे जो प्रेशर है उसको चेंज कर रही होती है। फिर इसी तरह से हम एक और चीज पढ़ते हैं, वो है वीनस पंप। वो क्या होता है बेसिकली, ये हमारी टांगे हैं ना, इन टांगों के अंदर के जो मसल्स हैं, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से टांगों से ब्लड फ्लो करके हो जाता है। टांगों से वीनस रिटर्न करवाना सबसे मुश्किल काम है। रीजन बिहाइंड दैट, एक तो देखो बहुत दूर भेजना, बहुत ऊपर तक भेजना, और दूसरा ग्रेविटी की वजह से इस ब्लड के बहुत वजन, ऊपर वाले सारे ब्लड का वजन इधर ही आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर भेजना बड़ा मुश्किल होता है। तो खास तौर पे यहाँ जो हमारे मसल होते हैं, टांगों के मसल, स्पेशली सोलियस मसल और गैस्ट्रोक्लीनियस मसल, ये वैसे हम जब ग्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें इसको बताती है, ये मसल खास तौर पे वीनस रिटर्न में हेल्प कर रहे होते हैं। तो टांगों के मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता रहता है। अब सूरत हाल कैसी है, ये अगर आपके पास वेन है ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरह से आपके पास वेल्व्स लगे हुए हैं, यूं यहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन करवाई, ब्लड थोड़ा सा ऊपर गया, वेल्व क्लोज हो गया, वापस नहीं आ सकता। फिर कभी थोड़ी देर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा और ऊपर चला गया, वापस नहीं आया, करते करते हम ब्लड को ऊपर पुश करते रहते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं वीनस पंप। और चूंकि ये कैल्फ, ये जो हमारी टांग का पिछला हिस्सा होता है, इसके अंदर होती है, इसलिए इसको हम कैल्फ पंप भी कहते हैं। ठीक होगी बात। तो ये हम वीनस प्रेशर के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें हैं, उनके जो मुख्तलिफ रोल्स हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने ना कुछ प्रेशर हमारे पास और भी डिस्कस किए हुए हैं, मतलब स्पेशल प्रेशर डिस्कस किए हुए हैं। क्या डिस्कस किया है, हमारे जो ब्रेन है ना, इसके अंदर प्रेशर सबसे कम, मैंने आपको बताया था ग्रेविटी सारी जगह प्रेशर इंक्रीज कर रही है और ब्रेन में प्रेशर को डिक्रीज कर रही है। जब ब्रेन से ब्लड को नीचे खींच लेगी तो ब्रेन के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब एक बात का डर है, वो डर किस बात का है कि जो ब्रेन के अंदर वेन्स हैं उनसे जब ब्लड को नीचे खींच लेंगे तो वेन्स तो कोलैप्स कर देगी। इस कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर नॉन कोलैप्सेबल चैम्बर्स होते हैं। क्या मतलब है यार, वो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वॉल्स वगैरह होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि वेन्स को कोलैप्स नहीं करने देते। वो मतलब पेट है मिसाल के तौर पे, यहाँ से सक करोगे तो पेट दब जाएगा, सॉफ्ट हुआ, लेकिन जो ब्रेन वाली जगह है उसके अंदर चैम्बर होते हैं जो कि वेन्स को कोलैप्स नहीं होने देते। तो ये भी बेसिकली ग्रेविटी वाले पॉइंट की ही एक और डिटेल थी।
ठीक है। अब हम वेन्स में मुख्तलिफ चीजों को देख रहे हैं। एब्डोमेन जो है वो रोल प्ले कर रही होती है, ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे बहुत कम कर देती है, टांगों के अंदर बहुत ज्यादा कर देती है आपके ब्लड प्रेशर को। इसी तरह से जो राइट एट्रियम प्रेशर है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वो भी हमने देख लिया। फिर एक और चीज में शेड्यूल कर ली, वेनस पंप। अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना कि वेनस पंप जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको ज्यादा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पंप का आपको पता होना चाहिए है। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे हम आए हुए हैं, तो मैं आपको वेरिकोज वेन्स भी एक्सप्लेन कर दूं वो क्या होती है। वेरिकोज वेन्स बेसिकली टांगों का प्रॉब्लम है, उसमें होता है ये जो वैल्व है ना ये खराब हो जाते हैं। किस तरह से खराब हो जाते हैं, प्रॉपर्ली क्लोज ही नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे ये इस तरह से हो गए, थोड़ी स्पेस बीच में रह गई। ये बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ से? जी सर आ रहा है। ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को ऊपर भेज देंगे कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। बल्कि मैं ये ब्लैक को शो करता हूँ, दोनों चीजें क्लीन हो जाएंगी आपको। हाँ जी, ब्लड को मैं थोड़ा सा ऊपर भेज दिया, ठीक है। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी तो चूंकि ये वेल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो सके तो ये ब्लड वापस आ जाएगा। ये तो मसला बन गया, वेन्स के अंदर ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। जब थोड़ा सा ब्लड जमा होना शुरू होगा तो ये वेन्स की जो वॉल है ये वेन्स और फूल जाएंगी। वेल्व पहले ही से काम नहीं कर रहे थे, लो जी वेन्स और फूल गई, ये और इससे दूर हो गई। लो, अब तो बिल्कुल ही वेल्व का मकसद ही खत्म हो गया ना जब इतनी दूर हो गई। अब वेनस पंप, ये जो वेनस पंप था या कैल पंप था या टांगों के मसल्स हेल्प कर रहे थे वो बिल्कुल ही रह जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लड ऊपर भेजेंगे और ब्लड वापस नीचे आ जाया करेगा, क्योंकि ये जो वेल्व है तो सीधे काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो टांगों की जो वेन्स हैं वो उनमें ब्लड बहुत जमा होना शुरू हो जाएगा, वेन्स जमा होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे लोथड़े से बनना शुरू हो जाएंगे। इस बीमारी को हम नाम देते हैं वेरिकोज वेन्स। ये वेरिकोज वेन्स भी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ना ये वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड हम क्लिनिकल देते हैं। क्लिनिक किस तरह का देंगे आपको बताएंगे। एक गार्ड है जो दिन में 12 घंटे खड़ा रहता है, उसको टांगों में बहुत इशू आ रहा है, उसको क्या इशू है, वेरिकोज वेन्स। एक आंटी है उनकी एज बहुत ज्यादा है, वो एक्टिविटी बहुत थोड़ी करती है, टांगे लटका के रखती है, उनकी टांगों में वेन्स मिलती चली जा रही है, क्या इशू है, वेरिकोज वेन्स। तो क्लिनिकल आपको पता होना चाहिए, ज्यादा देर खड़े रहने से होता है, टांगों को ना यूज करने से। यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मसल्स ही काम नहीं कर रहे बंदे के, मसल्स काम नहीं करेंगे तो इशू आ सकता है। या which of the following is issue of valves of veins, तो valves of veins का एक ही प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स। ठीक है, या what cause which disease is caused by the failure of venous pump। ये मुख्तलिफ फॉर्म है जो आपको एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं, आपको खास तौर इंपॉर्टेंट होती है उसकी आपको मुख्तलिफ तरीके पता होने चाहिए किस किस तरह से इसके एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो what pathology is caused by the abnormality of venous pump या abnormality of calf pump, और बताएंगे वेरिकोज वेन्स। ठीक है, तो ये वेरिकोज वेन्स आई होप आपको क्लियर है। अभी तक जितनी मैंने वेन्स की बातें डिस्कस की है, किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले। नो सर क्लियर है, बिल्कुल ठीक क्लियर। नो कंफ्यूजन। अच्छा, वैसे तो मैंने कहा था कि लेक्चर थोड़ा जल्दी खत्म करना था, 8:40 तक जान मार के हम चैप्टर खत्म कर ही रहते हैं। मैंने एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे 20 मिनट्स में, लेकिन हम लेक्चर थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है, उन्होंने कहा पहली मीटिंग की तरफ रखेंगे हम। बहरहाल हम स्टार्ट आगे देखते हैं। आगे वो क्या बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने वेनस प्रेशर को मेजर करने के मेथड बताए हैं। मैंने आपको बताया कि मेथड्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ एक चीज देख लीजिएगा, रेफरेंस लेवल फॉर प्रेशर मेजरमेंट क्या होती है। रेफरेंस लेवल फॉर प्रेशर मेजरमेंट, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व इस साइड पे होता है। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसके करीब लेवल होता है, जिसको हम रेफरेंस लेवल करार देते हैं। वैसे सेंट्रल वेनस प्रेशर लेवल हमने कौन सा कहा था, राइट एट्रियम का। इस राइट एट्रियम में खास पर ट्राइकस्पिड वाल्व दी गई है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस लेवल फॉर प्रेशर मेजरमेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी मेरा नहीं लगता इंपॉर्टेंट होगा। जीरो प्रेशर रेफरेंस लेवल भी कह सकते हैं हम उसको, जिस तरह बंदा लेटा हुआ होगा उसको खास है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं ब्लड रिजर्वॉयर। मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी थी, जो वेन्स होती है उनके अंदर ब्लड काफी अंदर स्टोर हो रहा होता है, रिजर्वॉयर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 लीटर ब्लड है, उसमें से 3 लीटर ब्लड तो कॉन्टिन्यूसली वेन्स के अंदर ही होता है, बाकी 2 लीटर ब्लड पंप हो रहा होता है। ठीक है, मतलब वो जो 3 लीटर है वो स्टिल नहीं रहता वहां पे, यानी वेन्स में आधा लीटर और आ रहा है, आधा लीटर निकल रहा है, लेकिन 3 लीटर तो ऐसा है जो कि वेन्स के अंदर है ही है। अगर बॉडी को जरूरत होगी तो वेन्स थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट कर लेंगी, वेन्स अपने अंदर ब्लड 2.5 लीटर कर लेंगी या 2 लीटर कर लेंगी और बाकी ब्लड को आगे भेज देंगी।
सिर्फ वेन्स ही ऐसी नहीं है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड अपने पास रखती है, ये एक्स्ट्रा ब्लड ही रखा है ना भाई, 3 लीटर है, एक्स्ट्रा ब्लड रखा है, जब बॉडी को जरूरत होगी तो ये कोशिश को आगे ब्लड भेज देंगी। वेन्स भी एक्स्ट्रा ब्लड रखती है, बॉडी की कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड रखते हैं। नंबर 1 मिसाल के तौर पे स्प्लीन, स्प्लीन भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड अपने पास रखती है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो कंस्ट्रक्ट करके ब्लड को आगे भेजती है। हिस्टोलॉजी में खास तौर पे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारे पास लिवर, लिवर में हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लड को रख रहा होता है, ठीक है। अच्छा फिर एक बड़ी मजेदार चीज है हार्ट, हार्ट भी एक्स्ट्रा ब्लड रख रहा होता है, वेंट्रिकल्स वगैरह जितने खुले हुए हैं ना, जिसको जरूरत होगी तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि जो थोड़ा ब्लड उनके अंदर एक्स्ट्रा है वो भी बाहर भेज दे, वो कहते हैं भाई सर्कुलेशन को इसको जरूरत है। इसी तरह से जो वेन्स होती हैं आपके पास, ये सबकुटेनियस, इसके नीचे जो वेन्स होती हैं मतलब स्किन के नीचे वेन्स है, वो वेन्स भी आपके पास ब्लड रिजर्वोयर के तौर पर रोल प्ले कर रही होती है। ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं आपके पास जो ब्लड रिजर्वोयर को रोल प्ले कर रहे हैं। और 5वां आता है आपके पास लंग्स, ये भी आपके पास ब्लड रिजर्वोयर के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये 5 हमें देखकर ब्लड रिजर्वोयर है, मतलब इनका एक ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड अपने पास रखा होता है, बॉडी को जब जरूरत होती है सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन के अंदर, ये एक्सरसाइज के अंदर ये कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड बॉडी के अंदर भेज देते हैं। यहाँ से बात क्लियर हो गई। आखिरी बात ये है कि जो स्प्लीन है ये आरबीसीज को भी स्टोर कर रही होती है, और स्प्लीन आरबीसीज को डेथ भी कॉज कर रही होती है। जो ओल्ड आरबीसी होती है जिनके 120 डेज लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है, उनकी डेथ भी स्प्लीन के अंदर ही हो रही होती है। इसको हम रेड ब्लड सेल्स ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल ग्रेवयार्ड क्या होता है? स्प्लीन होता है आपके पास, ठीक है। तो ये स्प्लीन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात हमने बताई है। बाकी स्प्लीन का स्ट्रक्चर होता है, सिनोसॉइड्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर कि हम हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ जो ब्रीफ से बताया हुआ है, अब आई हैड टू समराइज इट, मुझे बहुत जल्दी खत्म करना था। बाकी उन्होंने कहा था कि ये पहली मीटिंग तक रहेगा लेक्चर, किसी को भी कंफ्यूजन है तो मेरे पूछते हो, हम इससे क्वेश्चन को आंसर करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी को ब्लड रिजर्वोयर में कंफ्यूजन हो, वेन्स के प्रेशर में किसी जगह पे कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछते हैं। वेनस प्रेशर में, वेरिकोज वेन्स में कुछ ना समझ आए? नो सर। सर ब्लड रिजर्वायर का सर बता दें। सॉरी सर ब्लड रिजर्वायर का बता दें। ब्लड रिजर्वोयर का, ब्लड रिजर्वोयर्स वो जगह होती है जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड अपने अंदर रख रही होती है। एक्स्ट्रा ब्लड रखने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये मैंने किस तरह से आपको शो को, हाँ ये देखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको शो कर दिया, ये एक साइकिल है, इसके अंदर ये 4-5 आपके पास ऑर्गन्स आ गए, ठीक है। इसके अंदर भी इसने 1 लीटर ब्लड तो जिसको चाहिए ही चाहिए इसकी फंक्शनिंग वगैरह के लिए, तो 1 लीटर ब्लड इसको चाहिए, 1 लीटर ब्लड इसको चाहिए, 1 लीटर इसको चाहिए, 3 लीटर ये हो गया। और बाकी 2 लीटर ब्लड है जो आपके पास इन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2 लीटर ब्लड, ठीक। अब होता ये है, ये जो ऑर्गन है ना, जो 1 लीटर ब्लड जिनको रिक्वायरमेंट है, जो इनको रखना ही रखना है, ठीक, ये 1 लीटर की बजाय रख लेती है 1.5 लीटर, 5 लीटर एक्स्ट्रा ब्लड रख लेती है अपने पास, ठीक है। ताकि आमतौर पर बॉडी चल रही है 1.5 रखा है, 2 लीटर इधर है, आराम से बॉडी चल रही है रिलैक्स स्टेट में, कोई ऐसी मसले वाली बात। अगर एक्सरसाइज करनी पड़ गई, ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ गई, मिसाल के तौर पे ये हमारा मसल था, ठीक है, ये मसल कहता है मुझे ज्यादा ब्लड चाहिए, तो ये 1.5 वाला अपना आधा लीटर जो इसने एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसको भेज देगा, खुद को शेक करके 1 लीटर पे आ जाएगा, ये भी 1 लीटर पे आ जाएगा और ब्लड को यहाँ भेज देगा। तो यानी कि इन्होंने आधा लीटर जो एक्स्ट्रा ब्लड रखा हुआ था, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास ब्लड रिजर्वोयर्स हैं। इसी तरह जो वेन्स होती हैं इनकी काफी चौड़ी चौड़ी होती हैं, इन्होंने बहुत सारा ब्लड स्टोर किया होता है। हमने पढ़ा था जितना भी ब्लड सर्कुलेशन में होता है ना, उसमें से 64% ब्लड सिर्फ वेन्स के अंदर होता है। ऐसी भी कौन सी मौत है जितना एक्स्ट्रा ब्लड में रखा हुआ है? ये ब्लड रिजर्वोयर होती है। जब सर्कुलेशन की ब्लड की जरूरत होती है, कुछ छिड़क करके होते हैं, अपने अंदर 50% रखने, बाकी आगे भेज दें, ठीक। इसी तरह से जो लिवर है वो भी अपनी कैपेसिटी नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड रखा हुआ है, हार्ट ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, लंग्स ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, स्किन ने भी थोड़ा सा अपने अंदर एक्स्ट्रा ब्लड रखा हुआ होता है, ताकि कभी अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो ये वहां पे ब्लड दे सकें, ठीक है। ये इस तरह से कह रहे हैं कि कॉलोनी है, उसके अंदर हर घर वालों की रिक्वायरमेंट है कि रोज उन्होंने 5 लीटर इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्होंने अपनी टैंकी जो है ना वो 7 लीटर की रखी है,
क्यों यार, कभी किसी हमसाये को एस्ट्रो पड़ जाएगी तो मैं 2 लीटर निकाल दूंगा, तो ये हम कहेंगे इन्होंने वाटर रिजर्वॉयर बनाए हुए हैं, अपनी जरूरत 5 लीटर की है, लेकिन देखो इन्होंने पानी जो है वो 7 लीटर रखा हुआ है, टैंकी थोड़ी बड़ी बनाई हुई है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ज्यादा टैंकी बनाई है, तो ये वाटर रिजर्वॉयर्स है, कॉलोनी में किसी को भी पानी की जरूरत होगी तो उसको पानी दे देंगे, तो 2 लीटर के पास फालतू है। इस तरह कुछ ऑर्गन्स हैं जो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस अनुसार एक्स्ट्रा ब्लड रखते हैं, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ब्लड रिजर्वॉयर्स। वो हमारे पास स्प्लीन है, लिवर है, लंग्स है, हार्ट है। क्लियर होगी बात? ये सर क्लियर है। यस सर। और किसी को कुछ कंफ्यूजन हो?